ग्लानिर्भवति भारत देश के विभिन्न हिस्सों में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। इस मामले में केरल खासकर बहुत ज्यादा बदनाम है। गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट के लिए लव जिहाद का प्रयोग एक औजार के रूप में किया जाता है। इसके बावजूद लव जिहाद और इससे जुड़े अन्य प्रकार के आपराधिक पहलू जैसे कन्वर्जन, मानव तस्करी, देह व्यापार आदि पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा जैसे चुनिंदा राज्यों ने लव जिहाद, जबरन कन्वर्जन आदि पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों ने हंगामा किया। हालांकि इस तथ्य से सभी सहमत हैं कि लव जिहाद के जरिए गैर मुस्लिम लड़कियों का सुनियोजित तरीके से चयन कर उनका कन्वर्जन किया जाता है। दरअसल लव जिहाद को लेकर विवाद इसमें प्रयुक्त शब्द जिहाद से है। मजहबी ग्रंथों के अनुसार जिहाद का अर्थ ईश्वरीय सत्ता का पक्ष बनाए रखने के लिए किए गए कार्य अथवा प्रयास से है। कुछ समूहों ने इसकी गलत व्याख्या हिंसा को संरक्षण देते हुए सर्वव्यापी इस्लामवाद विचारधारा के अंतर्गत इस्लाम की रक्षा और विस्तार के लिए मजहबी युद्ध के रूप में की है। लव जिहाद शब्द युग्म का प्रयोग गैर मुस्लिम महिलाओं को बहला फुसलाकर या लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट कर उससे संबंध विकसित करने हेतु किए गए सुनियोजित प्रयास को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यानी लव जिहाद गैर मुस्लिम महिलाओं को धोखे से या जबरदस्ती निकाह कर इस्लामवाद के प्रसार की अवधारणा है। इस शब्द और परिभाषा का इस्तेमाल अब देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में होने लगा है। इसकी पड़ताल जरूरी है कि लव जिहाद का उद्देश्य केवल कन्वर्जन है या उसके पीछे कोई और मंशा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या लव जिहाद मानव तस्करी का एक रूप है, क्या यह आतंकवाद का अलगाववादी समूहों के संरक्षण में एक संगठित आंदोलन है। शायद इस तरह के मामलों की गंभीरता और जोखिम को अब महसूस किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तौर तरीके और इसके पीछे काम कर रही प्रेरक दुर्भावना की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। केरल में लव जिहाद की शिकार अखिला अशोकन उर्फ हादिया प्रकरण तो याद ही होगी। उसने एक मुस्लिम युवक सफीन जहां से निकाह किया था। अखिला होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता KM अशोकन जो कि एक पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में आशंका जताते हुए कहा था कि लव जिहाद आतंकी संगठन ISI द्वारा आतंकियों की भर्ती करने का एक नवीनतम तरीका है। साथ ही कहा था कि उनकी बेटी को सरिया ले जाया जा सकता है। इस पर शीर्षक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को केरल में हुए आंतरिक पथिक विवाहों में लव जिहाद कोण की जांच करने के लिए कहा था। उन्होंने न्यायाधीश JS खेर की एकल पीठ ने NIA को यह पता लगाने के लिए कहा था कि निकाह के बाद हदिया बन चुकी अखिला अशोकन को आतंकी समूहों की बड़ी साजिश के तहत मुस्लिम युवक से विवाह के लिए प्रलोभन दिया गया। क्या यह लव जिहाद का हिस्सा था? केरल का ही एक और मामला है। कासरगोड में डेंटल कॉलेज की छात्रा निमिषा का सज्जान रहमान लगातार पीछा करता था। वह एक कोचिंग सेंटर में निमिषा के साथ पढ़ता था, लेकिन कोचिंग से निकलने के बाद भी उसने निमिषा का पीछा नहीं छोड़ा। अंततः वह निमिषा का कन्वर्जन कराने में सफल रहा। हालांकि उसने खुद निमिषा से निकाह नहीं किया, बल्कि उसकी शादी ईसाई से कन्वर्टेड होकर मुस्लिम बने युवक बेक्सन उर्फ ईसा से करा दी। सज्जन ने बहाना बनाया कि वह किसी कन्वर्टेड लड़की से शादी नहीं कर सकता। नतीजा, निमिषा पति के साथ अफगान सरिया सीमा पर पहुंच गई। बाद में पता चला कि ईसा का भाई बेस्टन, जिसने इस्लाम कबूलने के बाद यामिया नाम रख लिया था, अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। 31 अक्टूबर 2017 को इंडिया टुडे ने PFI महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष AS जैनव का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें जैनव ने कन्वर्जन में सत्य शरणीय संगठन की गुप्त भूमिका स्वीकार की थी।
साथ ही कानूनी तौर पर कन्वर्जन कराने वाले अन्य संगठनों का नाम भी लिया था। जैनों पर अखिला के कन्वर्जन में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप था। अखिला उर्फ हदिया उसी के साथ रहती थी। जैनब HDIF से भी जुड़ी है। जब उससे संवासिनियों के बाहर जाने की संख्या की कन्वर्जन गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो उसने साफ शब्दों में कहा कि संख्या में रखी गई लड़कियों को कन्वर्जन के बाद ही बाहर जाने दिया जाता था। ये तीनों मामलों में स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि गैर मुस्लिम लड़कियों को सुनियोजित तरीके से फंसाया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। निमिषा प्रकरण में जिस सज्जन का नाम आया है, आरोप है कि वह नियोजित चयन करता है जो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका कन्वर्जन कराता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्वर्जन के बाद पीड़िता को आतंकी गतिविधियों में धकेला जाता है। इस मामले में मानव तस्करी के सभी घटक परिलक्षित होते हैं। निमिषा उर्फ फतिमा मामले में तो इसकी पुष्टि भी होती है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य मानव तस्करी की श्रेणी में आते हैं। देह व्यापार की परिभाषा के अंतर्गत यौन शोषण पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि इसी में दुल्हनों की तस्करी एक ऐसा आयाम है जिस पर सबसे कम चर्चा होती है। निगाह की आड़ में देह व्यापार के पहलू की अनदेखी का कारण यह है कि समाज में औपचारिक रीति रिवाजों का संपन्न विवाह को पवित्र संबंध की मान्यता देता है। विवाह ऐसी संस्था है जिसे तत्काल स्वीकृति मिल जाती है, बशर्ते वह किसी विशेष समुदाय द्वारा तय सामाजिक मानकों के विरुद्ध न हो। यदि कोई विवाह स्वीकृत सामाजिक मापदंडों के खिलाफ होती है तो उसका विरुद्ध और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया से समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। शोषण के लिए निगाह के माध्यम से नियोजित चयन मानव तस्करी का सबसे सुरक्षित तरीके में से एक है। यही बात इस तथ्य को भी व्याख्या करती है कि हर साल बड़ी संख्या में अंतरपथिक विवाह और उस आधार पर कन्वर्जन के बावजूद पुलिस के पास ऐसे विवाहों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि लव जिहाद की अवधारणा को समझाते हुए पड़ताल की जाए कि लव जिहाद में दुल्हनों की तस्करी शामिल है। इसके लिए लव जिहाद के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करना होगा। लव जिहाद के तहत अंतरपथिक के पहलू इस प्रकार हैं। लव जिहाद पर एक पक्ष की आपत्तियों का विरोध करने वाले कहते हैं कि दो वयस्क आपसी सहमति से प्रेम करते हैं और देश का कानून इसकी अनुमति देता है, लेकिन मानव तस्करी में सहमति नहीं होती। इसमें धमकी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी, अपहरण, छलावा आदि शामिल होता है और इसमें कई आर्थिक पक्ष जुड़े होते हैं। अतः लव जिहाद की नियोजित चयन प्रक्रिया की जांच उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, क्योंकि इसका असर तत्काल नहीं दिखता। इसका पता तभी चलता है जब किसी व्यक्ति का चयन हो जाता है और वह पीड़ित होता है, यानी वह चरण जब उसका शोषण होता है। इसी तरह लव जिहाद की शिकार लड़कियों को जब सच्चाई का पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। लव जिहाद में निकाह की पूर्व शर्तें होती है कि लड़की इस्लाम को स्वीकार करे। पेशेवर तस्कर भावनात्मक रूप से कमजोर लड़कियों को ही निशाना बनाते हैं। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका संख्या 5777 मामले में अतिरिक्त सिलीमीटर जनरल मनिंदर सिंह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के आकलन के आधार पर अपना पक्ष रखा था। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में उन युवकों को निशाना बनाया जाता है जो अपने माता पिता से असहमति के कारण दुखी होते हैं। रूढ़िवादी समाज में लव जिहाद सामाजिक कलंक माना जाता है। ऐसे मामले में सामाजिक बहिष्कार का डर बना रहता है। यही मनोवैज्ञानिक कमजोरी लड़की को कन्वर्जन स्वीकार करने के लिए विवश करती है। इसमें पहले सुनियोजित तरीके से लड़की को कमजोर किया जाता है और फिर उसका शोषण किया जाता है। नियोजित चयन का दूसरा पहलू जो लव जिहाद को तस्करी के श्रेणी में लाता है वह है पीड़िता पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को भुगतान या लाभ देना। केरल उच्च न्यायालय में एर्नाकुलम पीठ के न्यायमूर्ति KT शंकर के समक्ष 9 दिसंबर 2009 के साहन साए बनाम केरल राज्य मामले में आवेदन जमानत संख्या 5288 पर रिपोर्ट में पुलिस ने इस तथ्य को स्थापित किया है। केरल पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि युवाओं के बीच सक्रिय कुछ समूह
लव जिहाद के जरिए कन्वर्जन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन कार्यों में लगे युवकों को कपड़े, वाहन खरीदने का कानूनी सहायता के लिए विदेशों से धन मिलता है। खाड़ी के कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी संगठन भी विदेशों से धन जुटाते हैं। कुछ मामलों में मुस्लिम युवक जिन्हें विदेशों से पैसे मिलते हैं खुद को हिंदू बताते हैं। वे आर्थिक संपन्नता दिखावा कर लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं। इनमें खास तौर से व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की छात्राएं शामिल होती हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार रूढ़िवादी मुस्लिम संगठन की योजना उच्च जाति के संपन्न परिवारों की मेधावी हिंदू और ईसाई लड़कियों को फंसाने की होती है। खास तौर से उन्हें जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रही हैं और आईटी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनमें लिप्त जिन संगठनों की पहचान की गई है उन्हें एनडीएफ, पीएफआई, कैंपस फ्रंट जैसे कट्टर मुस्लिम संगठन शामिल हैं। इनकी जड़ें कॉलेज परिसरों में है। सऊदी अरब के कुछ संगठन छात्रवृत्ति की आड़ में मुस्लिम युवकों को इन गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद देते हैं। लव जिहाद अंतरपांथिक विवाह से अलग है। लव जिहाद एक संगठित प्रयास है। इसमें कई पक्ष लड़कियों को फंसाने में योगदान देते हैं। इसमें पहले योजनाओं को अंजाम देने वाला किरदार ढूंढा जाता है, फिर उसे प्रशिक्षित करने के साथ साथ वित्त पोषण किया जाता है। इन नेटवर्क में अन्य हितधारकों को लड़कियों के चयन, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सौंपा जाता है। कन्वर्जन के तौर पर इनका प्रारंभिक उद्देश्य परिभाषित है, लेकिन बाद के लिए उद्देश्य की पड़ताल अभी बाकी है। इनमें लव जिहाद की शिकार लंबे समय तक उसे परिवार व परिचितों से दूर रखा जाता है ताकि कन्वर्जन के बाद वह नए रीति रिवाजों को अपना सके। यानी पीड़िता के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता। लड़कियों को जब शिकार होने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी होती है। इस तरह वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तस्करों के नियंत्रण में जा चुकी होती है। इस तरह कन्वर्जन के बाद गैर मुस्लिम बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, कन्वर्जन के बाद परिवार और दोस्तों से उसका कोई संपर्क टूट जाता है जिससे व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। दूसरा, कन्वर्जन के बाद भी मुसलमान उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। इस कारण नए परिवारों में भी वे अलग थलग रहते हैं। इस कारण उनका संपर्क केवल कट्टरपंथी मुसलमानों से रहता है, इसलिए उन्हें आसानी से कट्टरपंथी बना दिया जाता है। जॉर्जिया स्टेशन यूनिवर्सिटी के जॉन होरगल ने एक सर्वेक्षण में इसे साबित किया है। इस परिघटना को डबल मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। केवल उच्च न्यायालय ने उसे एक फैसले में कहा है कि अंतरपैथिक विवाहों में कन्वर्जन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा है कि यदि विवाह में कन्वर्जन एक पूर्व शर्त है तो ऐसे संबंधों में प्रेम की तुलना में मजहब अधिक प्रमुखता से परिलक्षित होता है। ऐसे मामलों का अर्थ जबरन, बाध्यकारी या कपटपूर्ण कन्वर्जन होगा। जबरन कन्वर्जन और विवाह के बाद लड़कियों की भूमिका पर अधिक शोध नहीं हुआ। हालांकि कुछ मामलों में देखा गया है कि विवाह के बाद मुस्लिम परिवार की लड़कियों में रुचि खत्म हो जाती है और समाज उसे बहिष्कृत कर देता है। इससे वो पूरी तरह लड़के और उस समूह के अन्य सदस्यों की दया पर निर्भर हो जाती है। केरल में ऐसे बहुत से लोग जो खाड़ी देशों में रहते हैं या नौकरी करते हैं। निकाह के बाद लड़की पति के साथ विदेश चली जाती है और फिर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आमतौर पर लड़की को देश से बाहर ले जाकर उसका शोषण करने के पीछे 3 उद्देश्य होता है। पहला, मजहबी कट्टरपंथी की घुट्टी पिलाने के बाद आतंकी संगठन के लिए लड़ने या दूसरे कामों में प्रयोग करना। दूसरा, आतंकियों के यौन संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करना। तीसरा, लड़कियों से जबरन श्रम कराना। इसके अलावा उन पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है, जैसे कन्वर्जन के लिए दबाव, कन्वर्जन के बाद की गतिविधियों का महिमा मंडन करना, वापसी की इच्छा रखने पर अस्वीकृति के डर को हवा देना, लड़की या उसके परिवार को मारने या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना। इसमें उत्पीड़न, मारपीट व पीड़ितों का विभिन्न प्रकार से शारीरिक शोषण करना, कानून का डर दिखाना जैसे हथकंडे अपनाने के साथ उन्हें अवैध व्यवहार में शामिल लोगों के सिवा किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करने देना शामिल है। यही नहीं, पीड़िता को भूखा भी रखा जाता है ताकि वह उसके मुताबिक काम करती रहे। इसके बावजूद इस तरीके के अपराध के तौर तरीकों पर देश के सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया।
राजनीतिक दलों को समझाना होगा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर देश के आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगाना महंगा पड़ेगा। केवल राजनीतिक सुविधाओं के लिए सरकारें इस मुद्दे को टाल नहीं सकती, उन्हें इसे गंभीरता से लेना होगा।